जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 160 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है नरपति नाल, सरहप्पा, विद्यापति या अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। वास्तविक नाम अबुल हसन था। और ये किनके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। किनके? निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 11 राजाओं का शासन काल देखा था। कितने शासकों का? 11 शासकों का शासन काल देखा था। और अमीर खुसरो के बारे में इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद जिन्होंने कहा है कि यह महाकवि या कवियों में राजकुमार है। महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी उन्होंने ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। किनको दी? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किस आलोचक ने नहीं माना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य शुक्ल। उसका सही आंसर है आचार्य शुक्ल। वीर गाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है, क्योंकि वे मानते हैं कि ये क्या है? सांप्रदायिक रचनाएं हैं। क्या है? सांप्रदायिक रचनाएं, इसलिए शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती है। अगला प्रश्न, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचनाएं। ऑप्शन है चंदन बाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास या पंच पांडव चरित रास। तो उसका सही आंसर है पंच पांडव चरित रास। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? पंच पांडव चरित रास। इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय। शालिभद्र सूरि द्वितीय। और इसका रचना काल है 1350 ईस्वी। 1350 ईस्वी। भरतेश्वर बाहुबली रास तो हिंदी रास परंपरा की प्रथम रचना है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, जबकि हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पंच पांडव चरित रास। अगला प्रश्न, छपे छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? ऑप्शन है सारंगधर, चंद-बरदाई, नरपति नाल या दलपत विजय। तो इसका सही आंसर है चंद-बरदाई। छपे छंद चंद-बरदाई का प्रिय छंद है। और चंद-बरदाई को शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि तथा जो पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य की संज्ञा दी है। प्रथम महाकाव्य माना कि उन्होंने आचार्य शुक्ल ने। और मिश्र बंधु लिखते हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के वास्तविक प्रथम महाकवि हैं। कौन लिखते हैं? मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल या मिश्र बंधु। तो उसका सही आंसर है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। और जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो लिखा था फ्रेंच भाषा में, जबकि शिव सिंह सेंगर पहले भारतीय विद्वान थे। पहले भारतीय विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया। और आचार्य शुक्ल परंपरागत रूप से इतिहास लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी शब्द सागर के प्रस्तावना के रूप में, हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में, हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ के रूप में। तो इसका सही आंसर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। सर्वप्रथम ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है तथा 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना
व पूर्व परंपरा के बोध की बात है। निश्चय ही द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दशरथ ओझा, गणपति चंद्र गुप्त या नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर है गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ऑप्शन है रासक, रसिक, रसायन या रासो। तो उसका सही आंसर है रासक। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जो है वो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल रसायन से मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल रसायन से मानते हैं। और रस और रास शब्द से उत्पत्ति कौन मानते हैं रासो शब्द की? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य शुक्ल रसायन से मानते हैं और रासक से नरोत्तम स्वामी मानते हैं। अगला प्रश्न, देसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जपो अवट्टा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन है जगनिक, चंद बरदाई, विद्यापति या मधुकर। तो यस, इसका सही आंसर है विद्यापति। देसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जपो अवट्टा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। अगला प्रश्न, फागु सबसे ज़्यादा किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है वैष्णवों के द्वारा, सिद्धों द्वारा, जैनों द्वारा या नाथों द्वारा। उसका सही आंसर है कि जैनों के द्वारा। फागु जो है सबसे ज़्यादा जैनों के द्वारा लिखा गया। और फागु का मतलब क्या होता है? वसंत ऋतु का काव्य। वसंत ऋतु का काव्य को क्या कहते हैं? फागु कहते हैं। और फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत का शब्द है फल्गु। संस्कृत का शब्द क्या है? फल्गु। जिसे वसंत कहते हैं फल्गु उससे, और हिंदी का है फाग, और प्राकृत का है फागु शब्द। प्राकृत का है फागु शब्द से फागु शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उसका सही आंसर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नाम दिया है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल किसको कहा है? आदिकाल को। तो उसका सही आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने आदिकाल को संधि चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की जानकारी सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी? ऑप्शन है कर्नल टोड, डॉक्टर बुलर, माता प्रसाद गुप्त या ओझा बंधु। इसका सही आंसर है कर्नल टोड। पृथ्वीराज रासो की जानकारी सर्वप्रथम कर्नल टोड के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांग कृतैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। अगला प्रश्न, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? रोड़ा कवि, उद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा या ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो उसका सही आंसर है उद्यतन सूरी, जिन्होंने कुवलय माला कथा के रचनाकार है। जबकि रोड़ा कवि ने तो क्या लिखा है? राहुल वेल नामक ग्रंथ लिखा है रोड़ा कवि ने तो। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। ऑप्शन है सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा या स्वयंभू। उसका सही आंसर है हेमचंद्र। जबकि सरहपा, सबरपा और स्वयंभू 8वीं शताब्दी कवि हैं। हेमचंद्र 10वीं 11वीं सदी के कवि हैं। 10वीं 11वीं सदी के कवि हैं। और हेमचंद्र क्या हैं? जैन आचार्य हैं। क्या है? जैन आचार्य। और इन्होंने सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध सिद्ध हेम शब्दानुशासन। क्या है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा ग्रंथ को पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज महोदय ने किसकी संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा प्रदान की? ऑप्शन है महाकाव्य, रोमांटिक महाकाव्य, रोमानी महाकाव्य या भारतीय महाकाव्य। इसका सही आंसर है रोमांटिक महाकाव्य। भविष्यत कहा ग्रंथ को पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। और भविष्यत कहा ग्रंथ किसका है? धनपाल का। किसका है?
धनपाल का। अगला प्रश्न, प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है जोइंदू, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरि या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चर्यापद एक प्रकार का गीत होता है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद किसकी रचना है? ऑप्शन है लुईपा, डोम्बीपा, सरहपा या सबरपा। तो उसका सही आंसर है सबरपा, जिन्होंने चर्यापद गीत लिखे हैं। और इनके बारे में बात करें तो ये किनके शिष्य थे? ये सरहपा के शिष्य थे। सबरपा सरहपा के तो क्या थे? शिष्य थे। और किनके गुरु थे ये गुरु थे लुईपा के। चर्यापदों की बात करें तो चर्यापदों की जो भाषा आती है वह थी अवहट। क्या भाषा थी? अवहट भाषा थी चर्यापदों की। और सबरों के वेश में रहने के कारण इनका नाम सबरवा पड़ा। सबरों के वेश में रहते थे ये। अगला प्रश्न, आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयास सरहपा में दिखाई देता है, कथन किसने कहा है? आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयास सरहपा में दिखाई देता है, कथन किसने कहा? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह, गुलाब राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका सही आंसर है बच्चन सिंह, जिन्होंने कहा है कि आक्रोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयास सरहपा में दिखाई देता है। और आज का अंतिम प्रश्न, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है 9, 84, 12 या 82। इसका सही आंसर है 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। धन्यवाद।